हेलो दोस्तों, अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितने टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें रिलेशन। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं SHE की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, SHE। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिससे हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, उस सेल का EMF निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अब दूसरे वाला जो सेल होता है, अगर उस पर ऑक्सीडेशन होता है तो जितना EMF आता है उसको उसका क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसकी नेगेटिव वैल्यू को क्या बोल देते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर उस पर रिडक्शन होता है, ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस पे रिडक्शन हो रहा है, तो उसका जो भी EMF आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और उसकी नेगेटिव वैल्यू को क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज होता है। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल रहे हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर NHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी उसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसका क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये किस तरह से बना हुआ होता है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बोल रहा हूं, आप ये पूरा लिखने के लिए आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कंस्ट्रक्शन को आप लिख सकते हो। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर which is filled with an acid in which concentration of H plus ion is 1 मोलर। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें एक एसिड डाल देना है जिसमें हाइड्रोजन आयन का यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, आप HCl भी डाल सकते हो। तो आप HCl जानते हो कि 1 मोल एक H प्लस आयन प्रोड्यूस करती है। तो आपका HCl का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर होगा तो आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर होगा। तो जनरली हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 मोलर HCl ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर H2SO4 डालना चाहोगे तो एक H2SO4 कितने H प्लस आयन देती है, 2 H प्लस आयन देती है। तो अगर आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर चाहिए तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.5 मोलर, क्योंकि एक डबल देती है तो 0.5 कितना देगी, 1 दे देगी। तो आप H2SO4 भी डाल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या डाला जाता है, 1 मोलर HCl ही डाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी जाती है। क्या रखी जाती है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी जाती है, जिसमें एक पतला सा वायर जाता है। ठीक है, जिस पर ये वायर किसका होता है, प्लेटिनम का होता है, और प्लेटिनम की कोटिंग इस पे की जाती है। तो प्लेटिनम वायर अपन यहां पर लेते हैं जिसपे प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है, और ये आपका एक जाली से, यानी आपका एक क्या बोल सकते हैं, आपका वायर गेज से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वायर गेज भी किसका बना होता है, प्लेटिनम का। इसके ऊपर कोटिंग भी किसकी होती है, प्लेटिनम की होती है, ये इससे बना होता है। ठीक है, प्लेटिनम क्या करता है, आसानी से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इस पे अपन प्लेटिनम गेज लगाते हैं। और फिर यहां पर अपन क्या करते हैं, 1 atm पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस बबल आउट करते हैं, वो यहां पर बबल के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये क्या कहलाता है, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इस पे रिडक्शन भी हो सकता है। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर, आपका प्रेशर कितना है, 1 atm। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। टेम्परेचर कितना ले लेंगे, 298, तो नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा।
और 273 तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाएगा। जनरली 298 ही हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। उस समय इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। अब ये क्या करता है, एज अ एनोड भी वर्क कर सकता है, एज अ कैथोड भी वर्क कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज कैथोड एज वेल एज एनोड। ये कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है, एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है। व्हेन इट एक्ट एज एनोड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें किस तरह से रिएक्शन होगी, फिर आपका क्या होगा, H प्लस हाइड्रोजन गैस लेंगे प्लेटिनम पे, ठीक है। वो क्या करेगी, आपका ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन बना लेगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्लेटिनम ब्रैकेट में H2 स्लैश आपका H प्लस आयन, इसको इस तरह से अपन क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, कि आपका ये इलेक्ट्रोड इस तरह से काम करता है, ठीक है। प्लेटिनम H2 ब्रैकेट में गैस और यहां पर इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका किसको बता रहा है, आपके एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0, ठीक है। व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, ठीक है, तो कैथोड की तरह वर्क करेगा तो ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो रिड्यूस होगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। तो उस केस में आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, H प्लस आयन ब्रैकेट में कंसंट्रेशन स्लैश PtH2 गैस, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका एनोड का रिप्रेजेंटेशन, ये आपका कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब आपका क्या बता रहा हूं मैंने आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल भी बताया हुआ है। तो उसमें बताया था एनोड को मैं कहां पर लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड को कहां लिखता हूं मैं, राइट हैंड साइड। बीच में डबल स्लैश लगा के क्या लिख देता हूं, सॉल्ट ब्रिज। जैसे आपका एक सेल है जिसकी रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, क्या बना रहा है, Zn2 प्लस Cu। तो आपको दिख रहा है Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये आपका एनोड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, Zn/Zn2 प्लस, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन एनोड हो गया, ठीक है। डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu, ठीक है। ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड की तरह इस तरह से लिखा जाएगा, रिडक्शन होगा तब ये कैथोड की तरह इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका SHE। अब जिस इलेक्ट्रोड का भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको इसके साथ सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से जोड़ दो। मान के चलो मेरे को Zn का निकालना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ZnSO4 भरूंगा, ZnSO4 भरा, Zn की रॉड डिप की, यहां पर क्या कर दिया, सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर लगा दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो जितना ये ईएमएफ आएगा, जितना भी इसकी जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड। अगर इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर और प्रेशर वही क्या है आपका 180 और 298 केल्विन, तो आपका Zn/Zn2 प्लस, ठीक है, E0, तो वो जितना आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। वो क्या आती है आपकी, -0.76, सॉरी माइनस नहीं, प्लस का 0.76। ये आपका कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल होता तो फिर उसकी कोई और वैल्यू आती, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, SHE हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, जितने भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, अगर वो 1 मोलर कंसंट्रेशन
298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकालेंगे तो वो सारे कौन से पोटेंशियल हो जाएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अपन बात कर लेते हैं, एक टर्म आती है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड is known as EMF ऑफ सेल। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड की या तो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऐसा नहीं कि एक का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया एक का ऑक्सीडेशन, नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल या दोनों इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैथोड में से एनोड का घटाना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो एनोड में से कैथोड का घटाना है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ज्यादा होता है, तो इस तरह से आपको घटाना रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। अब अगर आपका टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 atm और दोनों का कंसंट्रेशन कितना हो 1 मोल है, तो उस समय जो ईएमएफ आएगा उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। या फिर अपन लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल हो जाता है। अगर मान के चलो मैं सेल लेता हूं Zn/Zn2 प्लस कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu, ये सेल लेता हूं, तो ये आपका क्या है, कैथोड है, ये आपका एनोड है, ठीक है। अब इसमें E0 सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, E0 Cu2 प्लस Cu, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 Zn2 प्लस Zn, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सर यहां पर पहले प्लस लिखा है बाद में माइनस, ये ऑक्सीडेशन को बता रहा है और ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको देखना पड़ेगा कि दिया क्या है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल, और ईएमएफ कौन सा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 Zn/Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस E0 Cu/Cu2 प्लस, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या E0 सेल बराबर क्या हो जाता है आपका, E0 Zn/Zn2 प्लस E0 Cu2 प्लस
Cu, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हो जाता है आपका ईएमएफ ऑफ सेल। ये आपकी डेफिनेशन। अब आपका आता है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों की अपन बात कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस है बोर्ड एग्जामिनेशन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जाता है और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है। दोनों के डिफरेंस लगभग सेम होते हैं। आप कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ of cell and potential difference, ठीक है। तो यहां पर आपका ईएमएफ लिख देता हूं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज द difference of electrode potential when no electric current drawn from it। जब किसी सेल के इलेक्ट्रोड में से कोई करंट नहीं लेते तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड when certain amount of current drawn from it, जब उसमें से सर्टेन अमाउंट का करंट लेते हैं तो आपका क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद इट एग्जिस्ट इवन सर्किट इज ब्रोकन। इट डज नॉट एग्जिस्ट if circuit is broken, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, इट इज अ स्पेशल टर्म यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। It is general term can be used anywhere in circuit। It is responsible for flow of steady current।
इधर आएगा इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टडी करंट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं किसमें, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप बेटर है कि प्रिपेयर कर लेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और उसके एप्लीकेशन पे आपका नीट जेई और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब अपन बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशन की। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in increasing order of their reduction potential or decreasing order of their oxidation potential is known as electrochemical series। अगर मैं एलिमेंट्स या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, क्या करता हूं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, तो आपका क्या होता है, जो अरेंजमेंट के बाद आपको जो मिलेगा उस सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर होता है, फिर पोटेशियम और भी एलिमेंट होते हैं, सोडियम, और इस तरह से आपका जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, आपका लिथियम, पोटेशियम, उसके अलावा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह से पूरे एलिमेंट का जो अरेंजमेंट होता है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reduction potential or decreasing order of oxidation potential is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, molecule, ion in increasing order of their reduction potential and decreasing order of oxidation potential is known as electrochemical series। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो पहला आता है टू डिटरमाइन रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग
पावर, ठीक है, टू डिटरमाइन रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, मतलब कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप समझना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी नीचे जो होगा वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सही, आप समझना क्या क्या बोल रहा हूं मैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उसमें आपने क्या किया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में रखा, मतलब नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऊपर वाले का क्या ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या कम है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऊपर वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऊपर वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन हो रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। समझो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो आप ये याद कर सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन in the electrochemical series oxidizing power increases and reducing power decreases, ठीक है। मतलब ऊपर वाले का रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगा और नीचे वाले का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ती है और ऊपर जाने पे कम होती है, और रिडक्शन पावर नीचे जाने पे कम होती है, ऊपर जाने पे बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नीचे वाला जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, रिडक्शन नहीं बढ़ रहा, ठीक है। नीचे वाले का क्या होगा, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है और रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, और ऊपर जाने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऊपर वाला जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नीचे वाला जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, और ऊपर वाला जल्दी किसी को रिड्यूस कर देगा और नीचे वाला जल्दी किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपको याद रखना है कि जो ऊपर होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा और जो नीचे होगा उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे Zn है और Cu है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन जल्दी हो जाता है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपको उल्टा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं टू डिटरमाइन रिलेटिव strength of activity of metal,
ठीक है, कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है या किस मेटल की एक्टिविटी ज्यादा है, वो उसके बारे में अपन डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप on moving down the group activity of metal decreases। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे किसमें, ग्रुप में नहीं, सॉरी ग्रुप नहीं, और मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो मेटल की एक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती है। मतलब ऊपर वाली मेटल ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है, और नीचे वाली मेटल क्या होती है, कम एक्टिव और कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, अगला एप्लीकेशन अपन डिस्कस करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन अगर डिस्कस करते हैं, टू डिटरमाइन reactivity of metal with acid to liberate हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको क्या डिटरमाइन करना है कि कौन सी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। तो द मेटल which present above the hydrogen in electrochemical series can react with acid to liberate हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है वो एसिड से या डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या निकाल सकती है, हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। लेकिन जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती। जैसे Zn है, वो आपका हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है तो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा प्लस हाइड्रोजन निकाल देगा। लेकिन वहीं पर कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है तो वो H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, कंसंट्रेटेड से रिएक्ट कर लेगा और अलग प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। ये डाइल्यूट के साथ रिएक्शन है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। तो ये आपका रिएक्टिविटी बता देता है मेटल की किसके साथ, एसिड के साथ, की हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगला एप्लीकेशन आता है फोर्थ एप्लीकेशन, to determine standard EMF of cell। किसी सेल का स्टैंडर्ड EMF निकालने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, उसमें आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया जाता है। मान के चलो अपन ने सेल लिया Zn/Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2+/Cu। ठीक है, अब एलिमेंट किस ऑर्डर में अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका जो E0 सेल होगा वो क्या हो जाएगा, E0 Cu2+/Cu रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस
E0Zn 2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा, जनरली ये होता है 0.34, रिडक्शन पोटेंशियल ये होता है माइनस का 0.76। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल यूज होते हैं और आगे भी जब अपन नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तो भी इस टाइप के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा, तो आपको ईएमएफ निकालना रहेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगानी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। उसके बाद आपका अगला और लास्ट एप्लीकेशन आता है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अगला और लास्ट एप्लीकेशन क्या आता है, फिर तो आपका आएगा टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है या कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, वो भी हम किससे निकालते हैं, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालते हैं, ठीक है। इफ द EMF of cell of given reaction is positive, then reaction is spontaneous or feasible unless it is non-spontaneous और non-feasible। अब मान के चलो मैंने आपको रिएक्शन दी Cu प्लस Zn2 प्लस क्या बनाना, Zn प्लस Cu2 प्लस बनाना, ठीक है। अब आपको मैंने दिया क्या, मैंने दे दिया E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu 0.34, ठीक है। अब आपको जो सेल बनाना है, अब आपको चेक एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनाना, आपको पहले इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेल बनाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एनोड हो गया और Zn का रिडक्शन हो रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो आप सेल कैसे लिखेंगे, Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है। अब कैथोड ये है, एनोड ये है, आप समझ जाओ, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। तो आपका E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड कौन सा है आपका, कैथोड आपका Zn है, तो Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इस मतलब ये चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया, माइनस E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया, ठीक है। E0 सेल ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.76 माइनस 0.34, जब ये निकालोगे तो माइनस का 1.10 वोल्ट आ गया। तो ये जो ईएमएफ आया सेल का वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, इसके लिए आपको सप्लाई देनी पड़ती है। और इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है वो आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, वो अपने आप हो जाती है, उसमें ईएमएफ क्या आता है, पॉजिटिव। तो वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेंगे, उनमें जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी और उसका ईएमएफ
पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जितनी भी रिएक्शन है जिनका ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है वो क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल हो जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा जिससे आप जिनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गया, एसएचई आ गया, एसएचई का जो जब वो एनोड की तरह यूज होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड की तरह यूज होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया किसके बीच में, आपका ईएमएफ ऑफ सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, और ईएमएफ ऑफ सेल भी आपने निकालना सीख लिया। तो मैं जो असाइनमेंट अब आपको दूंगा उसमें आपका क्वेश्चन आएगा किस पर, ईएमएफ ऑफ सेल पर और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन पे। कल आपको ये क्वेश्चन आपके ऐप पर मिल जाएंगे। ये चैप्टर आप जैसे ही पढ़ते हैं तुरंत आपको इसका असाइनमेंट क्वेश्चन लगाना है और सबमिट करना है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कल मैं आपको ये क्वेश्चन पक्का दे रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल इससे आगे अपन पढ़ेंगे नट्स इक्वेशन, मतलब अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, नट्स इक्वेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ नट्स इक्वेशन, फिर आपके टाइप मतलब जो स्पेशल टाइप के आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कोरोजन, और उसके बाद अपन ये चैप्टर क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ज्यादा लंबा नहीं चलेगा लेकिन मेन है आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो मैं कल आपको असाइनमेंट दे दूंगा तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और जो कुछ समझ में नहीं आता वो आप डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और ऐप पर देख रहे हैं तो असाइनमेंट जरूर सबमिट करिए क्योंकि कंपलसरी है। मैं कैसे समझूंगा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो कल असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।